हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं डीआरएक्स देवेश पाल और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कोशिका का समग्र अवकलन के बारे में। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो चलिए प्रोकैरियोटिक कोशिका को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि क्या होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से नीट जीएनटी में या फिर आप 11th में हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको याद रखना है प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इसमें आते हैं जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया सम जीव, जिसे पीपीएलओ कहते हैं। तो नीट में यहाँ से क्वेश्चन भी आया है कई बार कि पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको याद रखना है प्लूरोनिमोनिया सम जीव। और ये जो एल है ना, इसका मतलब होता है लाइक इंग्लिश में, और हिंदी में होता है सम। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो सामान्यतः ये यूकैरियोटिक कोशिका से बहुत छोटी होती है और काफ़ी तेज़ी से विभाजित होती है। तो अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो वो यूकैरियोटिक कोशिका से छोटी होती है और बहुत छोटी होती है और काफ़ी तेज़ी से जो है ये विभाजित होती है। माप का आकार काफ़ी भिन्न होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो जीवाणु के 4 मूल आकार होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कौन कौन से। एक होता है डंडाकार, जिसको हम लोग बेसिलस कहते हैं। दूसरा गोलाकार, जिसको हम लोग कोकस कहते हैं। तीसरा कोषाकार, जिसको विब्रियो कहते हैं हम लोग। एक होता है सर्पिल, जिसको कहते हैं स्पाइरल। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। तो इस वाले पैराग्राफ की बात करें तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है आपको ये याद रखना है पीपीएलओ का फुल फॉर्म, प्रोकैरियोटिक कोशिका के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, और उसके बाद इसके 4 टाइप। ये हालांकि हम लोग मोनेरा वाले जगत में डिटेल में भी देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का मूलभूत संगठन, आकार व कार्य में विभिन्नता के बावजूद एक सा होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो चाहे वो मोनेरा हो या फिर माइकोप्लाज्मा हो, लगभग जो इनका जो संगठन होता है और कार्य होता है वो भिन्नता के बावजूद जो है एक सा होता है ना। उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक सा होता है लगभग। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है जीवाणु का ही डायग्राम देखते हैं। तो सभी प्रोकैरियोटिकों में सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है। तो ये कॉमन एक फीचर्स है, ये आपको याद रखना है कि जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका होंगी ना उसमें कोशिका भित्ति होंगी ही होंगी। जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ। देखो ये क्या बोला, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है कोशिका भित्ति होती है जो किससे घिरी होती है, सेल मेम्ब्रेन से, यानी कोशिका झिल्ली को। क्लियर है, लेकिन आपको याद रखना है माइकोप्लाज्मा को छोड़कर माइकोप्लाज्मा में जो है कोशिका झिल्ली नहीं होती है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुका है नीट जीएनटी में, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कोशिका में साइटोप्लाज्म में एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। तो कोशिका के अंदर जो है यहाँ पे बहुत सारा द्रव्य भरा रहता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और या फिर हम लोग उसको मैट्रिक्स कह देते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म किस में कहते हैं हम लोग, कोशिका के अंदर जो तरल भरा रहता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका में है या बैक्टीरिया में है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मैट्रिक्स। इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं होता। तो आपको याद रखना है ये सब डीएनए मटेरियल है ना, इस टाइप से बिखरा रहता है। तो कोई भी जो है यहाँ पे विभेदित केंद्रक नहीं होता, इसका मतलब कि इसमें कोई भी झिल्ली नहीं होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, तो ये याद रखना। अनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। यहाँ पे अनुवांशिक पदार्थ जो है नग्न रहता है, यानी कोई भी इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। केंद्रक झिल्ली के द्वारा ये परिबद्ध नहीं रहता है। देखो फंबल हो जाता है, मैं बहुत अच्छा एक्टर नहीं हूँ, तो ये इस चीज़ को याद रखना। तो बस कंटेंट पे ध्यान देना कि एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे फंबल पे ध्यान मत देना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त, यानी एक ये जीनोमिक डीएनए है, मतलब कि जो है जिसमें जीन्स वगैरह है तो वो डीएनए है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसके अतिरिक्त भी इसमें एकल गुणसूत्र या फिर गोलाकार डीएनए होता है। जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाहर जो है ना एक और डीएनए यहाँ पे देखने को मिलता है। तो डीएनए वृत्तों को क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब यहाँ पे जो है एक डीएनए होगा, उसके अतिरिक्त एक और जो डीएनए होता है उसे प्लाज्मिड कहते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ, ये याद रखना। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणु में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं
उनमें से एक प्रतिजीवी के प्रतिरोधी होते हैं। प्रतिजीवी यानी एंटीबायोटिक, एंटी का मतलब क्या होता है, बायोटिक का मतलब क्या होता है, बायो यानी जिसमें जीव हो, और एंटी का मतलब उसका उल्टा, तो ठीक है ना, उसके प्रतिरोधी होते हैं यानी रजिस्ट होते हैं, यानी उससे बचाव का काम करते हैं। चलिए, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से क्या है, आपको याद रखना है, कोशिका भित्ति होती है, उसके बाहर कोशिका झिल्ली होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में वो नहीं होती है। इसमें क्या होता है, नग्न डीएनए होता है, यानी यहाँ पे कोशिका झिल्ली नहीं होती है, यानी नग्न डीएनए होता है, ये याद रखना। इसके बाहर जो है एक और डीएनए होता है, उसको अपन प्लाज्मिड कहते हैं। तो इतनी ही चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। सो 1 मिनट। चलिए, तो आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड डीएनए व्रत जीवाणु का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रबोधन हेतु तो उपयोगी हैं। तो पहले ही बता दिया है कि ये उच्च कक्षा में पढ़ना है, तो छोड़ दो ना, अभी क्या पढ़ना, फिर अभी इतना ही पढ़ो जितने की ज़रूरत है। मतलब कि ये है, मैं आपको पढ़ाऊँगा बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में, लेकिन एनसीईआरटी खुद बोल रही है आपको कि आप उच्च कक्षा में जाओगे, हायर एजुकेशन जब लोगे तब आप पढ़ोगे, तो इतना आपको यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन फिर भी मैं आपको जो है बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में बताऊंगा कि ये प्लाज्मिड काम कैसे करता है। यानी रूपांतरण के प्रबोधन का मतलब होता है मॉनिटर, मतलब अभी नहीं समझाऊंगा ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट लाइन भी नहीं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। प्लाज्मिड के बारे में मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी में बताऊंगा। तो केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिक में पाई जाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। जो केंद्रक झिल्ली हम लोगों ने देखा था, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती है, यूकैरियोटिक में पाई जाती है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिको अंगक नहीं पाए जाते हैं। पहले भी बताया मैंने आपको, ये याद रखना, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ना, ऐसी पढ़ी थी हम लोगों ने कुछ, यहाँ पे आपको सिर्फ एक कोशिकांग दिखाई देगा, वो है सिर्फ राइबोसोम। वो भी इसलिए क्योंकि इसमें जो है झिल्ली नहीं होती है, यानी यहाँ पे जो है झिल्लीबद्ध कोशिकांग अब्सेंट रहते हैं प्रोकैरियोटिक में, ये चीज़ आपको याद रखनी है। यानी कि यूकैरियोटिक अंगक यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है नीट में। तो प्रोकैरियोटिकों में कुछ विशेष प्रकार के अंतर्विष्ट पिंड मिलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है अंतर्विष्ट पिंड क्या है, आगे देखेंगे। प्रोकैरियोटिकों की यह विशेषता कि उनमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की यह विशिष्टता है कि उनमें जो कोशिका झिल्ली है एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मीसोसोम कहते हैं। ये तत्व कोशिका झिल्ली अंतर्वलन होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। होता क्या है, ये जो कोशिका झिल्ली होती है ना, तो मुझे 1 मिनट दो, मैं यहाँ से थोड़ा सा रब करता हूँ। ये कोशिका झिल्ली यहाँ से क्या हो जाती है ना, इस टाइप से अंतर्वलन हो जाती है। ओ सॉरी ना, 1 मिनट वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये कोशिका बिल्ली नहीं सॉरी झिल्ली। तो यहाँ पे क्या समझना है, सबसे पहले तो ये कि ये जो है कोशिका भित्ति है, ठीक है, ये कोशिका झिल्ली है, और इसके बाहर एक और चीज़ आएंगी, ग्लाइकोकैलेक्स, जो आगे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्रोकैरियोटिक में 3 लेयर होती है, सबसे बाहर क्या होती है, ग्लाइकोकैलेक्स, उसके बाद कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। तो यहाँ पे ये जो कोशिका झिल्ली है ना, ये क्या हो जाता है, ये अंदर से थोड़ी सी फोल्डेड हो जाती है इस टाइप से। तो ये इस टाइप से जो है ना फोल्डेड हो जाती है। तो ये फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, मीसोसोम। ये आपको नहीं भूलना है, कई बार जो है नीट के एग्जाम में आया हुआ है। आप प्रीवियस पेपर खोलोगे या भी टेस्ट सीरीज लगाओगे या क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करोगे, तो आपको मीसोसोम पे क्वेश्चन दिखेंगे ही दिखेंगे। क्लियर है। तो यहाँ से क्या याद रखना है, सिर्फ 2 चीज़ याद रखनी है। कौन सी 2 चीज़ याद रखोगे, यूकैरियोटिक अंगक जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखने को नहीं मिलेंगे, और इसमें एक विशेष प्रकार के जो है अंतर्विष्ट पिंड होते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे। 4 प्रकार के या 3 प्रकार के होते हैं, वो हम लोगों को देखना है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कोशिका जो है अंतर्वलन होती है ना, अंदर से मुड़ी हुई रहती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मीसोसोम। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप याद रखोगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, कोशिका आवरण और इसके रूपांतरण, ठीक है। तो अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, विशेषकर जीवाणु कोशिका में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। इनमें कोशिका आवरण दृढ़ता पूर्वक बंधकर 3 स्तरीय संरचना बनाते हैं, जैसे बाह्य परत ग्लाइकोकैलेक्स, जिसके पश्चात कोशिका भित्ति एवं जीवद्रव्य झिल्ली। मैंने बताया था आपको, सबसे अंदर क्या, कोशिका झिल्ली, फिर कोशिका भित्ति, और फिर उसके बाद ग्लाइकोकैलेक्स। तो ये जो लेयर है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं आपको कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में संरचना
का आकार बताइए या स्तर बताइए कि सबसे बाहर कौन सी होती है, आंतरिक कौन सी होती है, मिडिल में कौन सी होती है। तो आपको याद रखना है सबसे बाहर कौन सी होती है, ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद आपको देखने को मिलेंगी कोशिका भित्ति और उसके बाद देखने को मिलेंगी आपको कोशिका झिल्ली। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको याद रखना, क्या ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर, फिर आ जाएंगी आपकी सेल वॉल और उसके फिर आ जाएंगी सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो जीवाणुओं को उनकी कोशिका आवरण में विभिन्नता व ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजित विधि के प्रति विभिन्न व्यवहार के कारण दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जो ग्राम अभिरंजित होते हैं उसे ग्राम धनात्मक एवं अन्य जो अभिरंजित नहीं होते हैं उन्हें हम लोग ग्राम ऋणात्मक कह देते हैं। तो देखो क्या होता है कि ये कोशिका भित्ति है, होली आने वाली है अभी, तो होली में हम लोग कलर खेलेंगे। तो उसी प्रकार क्या होता है, किसी भी चीज़ की जब स्टडी की जाती है तो उसको रंगना होता है। तो कोशिका भित्ति को जो रंगते हैं ना हम लोग, उसको हम लोग कहते हैं अभिरंजित। ठीक है? तो उसको अभिरंजित करेंगे यानी कलर डालेंगे। अगर अभिरंजित हो गई तो उसको हम लोग ग्राम पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव कह देंगे या ग्राम धनात्मक कह देंगे। और अगर कोशिका भित्ति नहीं रंगती है तो उसको हम लोग ग्राम नेगेटिव या ग्राम ऋणात्मक कह देते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में रचना एवं मोटाई में भिन्न होते हैं। आपको याद रखना मैं ग्लाइकोकैलिक्स बोल रहा हूँ तो मैं गलत नहीं पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, ये हिंदी में लिखा है ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है? तो ग्लाइकोकैलिक्स से होता है वो। तो ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणु में रचना एवं मोटाई में भिन्न होती है। तो आपको याद रखना है कुछ में ढीली आच्छाद होती है। ठीक है? तो ये याद रखना है आपको कि ये जो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, ये याद रखना। ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें, ढीली आच्छाद यानी कि ढीला आवरण है तो उससे हम लोग औपंक परत कहते हैं। ठीक है? जिसे स्लाइम लेयर कहते हैं। तो ये याद रखना क्या कहते हैं उसे हम लोग, स्लाइम लेयर। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको याद रखना है कि अगर ढीला आवरण रहेगा तो स्लाइम लेयर या फिर औपंक परत कहेंगे। इसके बाद दूसरों में यह मोटी व कठोर आवरण के रूप में हो सकती है। तो अगर आवरण कठोर है तो उसे संपुटिका या फिर कैप्सूल कहेंगे। तो ये नहीं भूलना है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। तो ये आपको पता है कोशिका भित्ति का मतलब क्या होता है। गाँव में आपने सुना होगा ना भीत यानी क्या होता है, दीवार जितनी मोटी रहेंगी भाई वो घर को उतना सुरक्षित करेंगी। तो उसी प्रकार आपको याद रखना कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। वह सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है जो जीवाणु को फटने तथा निपादित होने से बचाती है। यानी कि ये इतनी कठोर होती है कि ये जो जीवाणु है उसको जो है फटने से बचाती है या किसी भी चीज़ से जो है प्रोटेक्शन का इसका काम होता है, किसी भी चीज़ से बचाव करती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो अब बात करें हम लोग जीवद्रव्य झिल्ली की। तो जीवद्रव्य झिल्ली का प्रकृति में वर्णात्मक होती है और इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। तो हम लोगों ने बात करी थी, ये कोशिका झिल्ली हो गई, ये कोशिका भित्ति हो गई, ये हो गया ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है? तो ये क्या होता है, वातावरण से संपर्क बनाए रखने में मदद करती है। कौन? कोशिका झिल्ली। मतलब यहाँ से जो भी मटेरियल है ना, ये कोशिका झिल्ली से ही बाहर जाता है और बाहर से जो भी मटेरियल आएगा वो कोशिका झिल्ली होते हुए ही अंदर आएगा। तो ये वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। संरचना अनुसार यह झिल्ली यूकैरियोटिक झिल्ली जैसी होती है। तो ये झिल्ली में कोई अंतर नहीं होता। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की जो कोशिका झिल्ली होती है उसकी संरचना लगभग जो है, या मैं बात करूँ जो केमिकल स्ट्रक्चर है कि वो किस चीज़ से बनी है, तो लगभग समान ही होती है। एक विशेष झिल्ली में संरचना जो जीवद्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती है उसको मीसोसोम कहते हैं। पहले ही बात कर चुके हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या हो जाता है, ये थोड़ी सी फोल्डेड हो जाती है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, मीसोसोम कह देते हैं। ये याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ फैलाव, मतलब ये क्या होता है ना, ये जो कोशिका झिल्ली में फैलाव आता है तो यह पुट्टिका, नलिका और पटलिका के रूप में होता है। तो ये याद रखना है, ये तीन चीज़ें जब ये फैलती है तो ये तीन रूप में बढ़ जाती है, पुट्टिका, नलिका और पटलिका। ठीक है? यहाँ कोशिका भित्ति निर्माण, तो ये सब इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये जैसे ही फैलती है तो क्या क्या कर सकती है। तो ये कोशिका भित्ति निर्माण, डीएनए प्रतिकृति का मतलब होता है डीएनए रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है,
एक डीएनए से 2 डीएनए बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। वह इसके संतति कोशिका में वितरण को सहायता देती है, यानी संतति कोशिका यानी अगर यहाँ पे एक नई कोशिका बन रही है तो उसको कुछ मटेरियल देना वगैरह हो तो उसके लिए भी ये मदद करती है। या श्वसन और स्त्रावी प्रक्रिया और जीवद्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र का मतलब क्या होता है, साइज बढ़ाने का काम करती है। एंजाइम मात्रा को भी बढ़ाने का काम करती है। तो इतनी चीज़ें याद रखनी है कि ये जो है इसके फैलने से होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है नीट में वो आता है कि इसका मुख्य कार्य क्या है, तो श्वसन का, यानी कोशिका में जो श्वसन होगा तो वो किससे होगा, मीसोसोम से होगा। और यही काम माइटोकॉन्ड्रिया भी करता है। तो आपको अगर क्वेश्चन आए कि माइटोकॉन्ड्रिया के समान कौन काम करता है, तो याद रखना है कि मीसोसोम जो है माइटोकॉन्ड्रिया के समान काम करता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नीलहरित जीवाणु के कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है जिसे वर्णकी लवक कहते हैं। इसमें वर्णक पाए जाते हैं। तो ये याद रखना है कि अगर जीवाणु में अगर ये फैलाव हो रहा है तो उसको हम लोग मीसोसोम कह देंगे। लेकिन नीलहरित जो जीवाणु है अगर इसमें फैलाव हो रहा है, झिल्ली में विस्तार हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्णकी लवक, क्योंकि इसमें वर्णक पाए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक है? तो यहाँ से बस आपको यही याद रखना है, मीसोसोम क्या करता है, श्वसन का काम करता है, 3 स्तर में बढ़ जाता है, पुट्टिका, नलिका और पटलिका में। इसके बाद अगर यही चीज यहाँ पे नीलहरित जीवाणु में होंगी तो उससे हम लोग वर्णकी लवक कह देंगे। क्लियर है? इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो अब बात करेंगे हम लोग जीवाणु कोशिकाएं चलायमान अथवा अचलायमान होती है, यानी कि जो जीवाणु है वो चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता। तो 2 प्रकार के होते हैं। यदि वह चलायमान है तो उसमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है जिसे कसाभिका कहते हैं। ठीक है, मतलब ये 3 लेयर हो गई। और आपने डिटॉल के ऐड में देखा होगा इस टाइप से कि पूंछ रहती है उसकी, तो उसको क्या कह देते हैं हम लोग, कसाभिका या फ्लैजिला कह देते हैं। तो आपको ये याद रखना है। जीवाणु में कसाभिका की संख्या व विन्यास का क्रम भिन्न भिन्न होता है, यानी अलग अलग हो सकता है। ये हर एक जीवाणु में एक सा नहीं होगा। जीवाणु कसाभिका फ्लैजिलम 3 भागों में बटा होता है, यानी ये फ्लैजिला या कसाभिका की बात करें 3 भागों में बटा हुआ है। नीट में यहाँ से क्वेश्चन आया भी हुआ है। तंतु जिसको फिलामेंट कहते हैं, दूसरा अंकुश जिसको हुक कहते हैं, आधारी शरीर जिसको जो है बेसल बॉडी, इंग्लिश में याद रखना, यहाँ से इंग्लिश में क्वेश्चन आया है, इसको हम लोग कहते हैं बेसल बॉडी। क्लियर है? तो आपको ये याद रखना है कि कसाभिका के 3 पार्ट होते हैं, तंतु जिसको फिलामेंट कहते हैं, अंकुश जिसको हुक कहते हैं और आधारिकाय जिसको हम लोग बेसल बॉडी कहते हैं। तंतु कसाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है, तो ये सबसे बड़ा भाग हो गया, और कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला होता है। तो जितना बाहर वाला एरिया होता है वो कौन सा होता है, यहाँ पे तंतु का होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, जीवाणु के सतह पर पाई जाने वाली संरचना। अच्छा, यहाँ पे इतना छोड़ दिया, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको। जो बीच का जो पार्ट होता है वो अंकुश होता है, लेकिन जो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बीच का जो पार्ट होता है ना, उसे हम लोग बेसल बॉडी कहते हैं। ये नीट में क्वेश्चन आया भी हुआ है कि बेसल बॉडी कहाँ होती है, तो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बीच का जो एरिया होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेसल बॉडी कहते हैं। इसके बाद जीवाणु के सतह पर पाई जाने वाली संरचना रोम या झालर उनकी गति में सहायता नहीं करती है। तो ये याद रखना है, ये इसकी पूरी बॉडी पे इस टाइप से जो है ना ये संरचना होती है। ये फ्लैजिला तो एक ही होता है, लेकिन पूरे जो शरीर पे इस टाइप से ये जो रहता है इसको हम रोम या फिर झालर कहते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, ये जो है गति में सहायक नहीं होती है। रोम लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है। एनसीईआरटी ने नहीं दिया है तो उस प्रोटीन का नाम आपको याद नहीं रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो कहाँ थे हम लोग, यहाँ। झालर जो है लघुसूक जैसी तंतु है। लघुसूक यानी कि बोल सकते हैं चामुक जैसी संरचना या घास समान संरचना है, जो कोशिका झिल्ली के बाहर प्रवर्धित होते हैं। कुछ जीवाणुओं में यहाँ उनकी पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टानों व पोषक ऊतकों के चिपकने में सहायता करता है। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि यहाँ से जो है हम लोगों ने बात करी कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें क्या होता है, फ्लैजिला होता है, उस 3 भागों में बटा होता है, तंतु, अंकुश और आधारिकाय। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट आधारिकाय यानी बेसल बॉडी से क्वेश्चन आता है, तो आपको ये याद रखना है। बेसल बॉडी क्या होती है, तो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बीच का जो स्पेस होता है उसे बेसल बॉडी कहते हैं। जीवाणु में रोम या फिर झालर होती है, ये गति में सहायक नहीं होती है, यह आपको याद रखना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इसका कार्य क्या है, तो पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टानों, आपने देखा होगा ना चट्टान
1 मिनट सॉरी। चट्टान में जब पानी जो है गिरता है तो वहाँ पे ये चिपकने का काम किससे करेंगे, तो ये रोम या झालर से करेंगे। उसके बाद पोषक ऊतक यानी हमारे ऊपर भी बैक्टीरिया चिपके रहते हैं, यहाँ से उनको खाना चाहिए, तो वहाँ पे भी ये चिपकने का काम किससे करेंगे, तो ये झालर से ही करेंगे। क्लियर है यहाँ तक के? चलिए, तो हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक कोशिका देख लिया। इसके बाद आता है राइबोसोम व अंतर्विष्ट पिंड, तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक कोशिका को समझा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात की, और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिल जाएंगे नीट जीएनटी में, और 11th क्लास में अगर आप हो तो 11th क्लास में भी। तो बहुत अच्छे से आप वीडियो को देखो और समझने की कोशिश करो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, और वीडियो को लाइक करो। कुछ डाउट हो या वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो मुझे कमेंट्स करके बताओ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। जब तक के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप नए हो तो, और बेल आइकन को दबा देना है ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो कोई भी लेक्चर आपसे मिस ना हो सके। और बाकी मिलेंगे हम लोग इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया सीखते हुए, और मिलेंगे हम लोग। तो चलिए, ओके बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। इतने अच्छे से आपने क्लास अटेंड की।